हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बोझ घटाते फैसले। ये एक छोटा सा आर्टिकल छपा हुआ है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। लेकिन पहले हम समझ लें कि एक साल यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा था, और प्रश्न ये था कि खाप पंचायतें संविधानेतर प्राधिकरणों के तौर पर प्रकार्य करने, यानी जो खाप पंचायत होती हैं उनका हमारे संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, तो संविधान से इतर प्राधिकरण के रूप में काम करती हैं। ये अक्सर मानवाधिकार के उल्लंघन की कोटि में आने वाले निर्णयों को देने के कारण खबरों में बनी रही है। इस संबंध में स्थिति को ठीक करने के लिए विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा की गई कार्यवाहियों पर समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। कुल मिलाकर के जो खाप पंचायत है, खाप पंचायत के लिए जो उनके कुछ फैसले जो हैं बहुत गलत आ जाते हैं, संविधान से इतर आ जाते हैं। और खाप पंचायत भी एक संविधानेतर संस्था भी है, तो ये हमेशा खबरों में रहती है। तो इसके उपाय के लिए हमारी कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका, इन सब ने जो काम किए हैं उसका समालोचनात्मक चर्चा करना है। तो इस प्रश्न पे हम डिस्कशन करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले इस छोटे से आर्टिकल को हम पढ़ लेते हैं। बोझ घटाते फैसले। आपको पता है कि भारत में कई सारे जो केसेस हैं वो हमारे निचली अदालत, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। करीब करीब देखा जाए तो 3 करोड़ से ज़्यादा जो केसेस हैं, मतलब 3 करोड़ से ज़्यादा, मतलब करीब करीब 3.25 करोड़ केसेस जो हैं हमारे सारी न्यायालयों में अगर मिला लिया जाए तो वो लंबित हैं इस समय। तो इसके लिए एक संकल्पना है, इसको कहते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत। तो राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को आपसी सुलह समझौते से उत्तर प्रदेश में करीब 11.25 लाख वादों का निस्तारण उत्साह बढ़ाने वाला है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत जो है, लोक अदालत मतलब ये है कि अपने स्थानीय स्तर पे अदालतें होती हैं जो कि फैसले लेती हैं कुछ जैसे पारिवारिक मसलों पर या अन्य ऐसे मसलों पर जो उनको काम दिए जाते हैं, उस पर वो निर्णय लेती हैं। लोक मतलब कि जनता की अदालत। उसमें जनता के कुछ लोग होते हैं जो कि कह लें कि स्कॉलर होते हैं, वो लोग आपस में सुलह समझौता करवा करके मामलों को निपटारा करते हैं, ताकि केस जो है ज़्यादा फैले ना आगे तक। मतलब उतना नॉन इम्पॉर्टेंट केसेस हैं वो फालतू में आगे बढ़ेंगे, उनके पैसे भी जाएंगे और कोर्ट के ऊपर भी जो है बहुत सारा दबाव बढ़ेगा। तो इसलिए लोक अदालत बना दी जाती है। एक अच्छी संकल्पना है ये, राष्ट्रीय लोक अदालत इसको कहा जाता है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत जो है वो सुलह समझौते के द्वारा उत्तर प्रदेश में करीब 11.25 लाख वादों का निस्तारण उत्साह बढ़ाने वाला है। इस वर्ष की यह तीसरी लोक अदालत थी यह, जिसमें प्रदेश के सभी न्यायालयों व न्यायाधिकरणों में भी दिन भर कार्यवाही चली, और इतनी बड़ी संख्या में शमनीय प्रकृति के आपराधिक हैं जी, शमनीय प्रकृति के आपराधिक जो हैं 138 NI एक्ट है, बैंकों के बकाया वसूली। तो इस सब देख रहे हैं काम क्या करते हैं, राष्ट्रीय जो लोक अदालत है इन सब पे फैसले किए होंगे। तो देखिए क्या क्या फैसले किन किन मुद्दों पर किए होंगे ये लोग। तो शमनीय प्रकृति के जो आपराधिक मामले हैं, 138 जो NI एक्ट है, बैंकों के बकाया वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के रूप में, श्रम व रोजगार से संबंधित मामले, वैवाहिक, भू राजस्व आदि से जुड़े मामलों का एक साथ निपटारा संभव हुआ। तो फिर से राष्ट्रीय लोक अदालत एक इम्पॉर्टेंट विषय हो सकता है, उत्तर प्रदेश के PCS एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है ये, क्योंकि इस साल में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय लोक अदालत ने काफ़ी भारी संख्या में जो है फैसलों को निस्तारित की हैं। और इस बार जो तीसरी बैठक हुई उसमें करीब करीब 11 लाख मामलों का निस्तारण किया गया, जो कि उत्साह बढ़ाने वाला है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, प्रासंगिकता क्या है, ऐसे प्रश्न हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के PCS मेंस में पूछ ले। तो उसके क्या काम हैं, तो उसने जो काम किए हैं उसके आधार पर हम लिस्ट बना सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहला काम है शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामलों की जांच करना। 138 NI एक्ट, जो NI एक्ट होते हैं उनके बारे में, बैंकों की बकाया वसूली जो है, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम व रोजगार, वैवाहिक, भू राजस्व, इनसे जुड़े मामलों का निपटारा किया गया। फिर से एक बार, शमनीय प्रकृति के जो आपराधिक मामले हैं, शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामले, क्या शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामले, NI एक्ट, बैंकों बकाया, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम व रोजगार, वैवाहिक, भू राजस्व से जुड़े मामलों का निपटारा हुआ। प्रदेश सरकार ने इन अदालतों की महत्ता को देखते हुए ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, क्या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फिर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी अध्यक्ष व सचिव, मोटर दुर्घटना ट्राइब्यूनल, पारिवारिक न्यायालय, व्यावसायिक न्यायालय, अस्थायी लोक अदालत के पीठासीन अधिकारियों, DM,
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्तों, एसएसपी, एसपी को ज़्यादा से ज़्यादा वादों के निपटारे का निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश को 25 लाख वादों के निस्तारण का लक्ष्य मिला था। इसमें अपेक्षित सफलता भले ही न मिली, लेकिन पिछली बार 12 लाख वादों के निस्तारण का रिकॉर्ड बन चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लंबित मुकदमों के बोझ को घटाने में लोक अदालतों की महती भूमिका साबित हो रही है। इससे न सिर्फ अदालतें राहत महसूस कर रही हैं, बल्कि आम लोगों को भी त्वरित न्याय मिल रहा है। त्वरित न्याय मिल रहा है। बावजूद इसके बढ़ते मुकदमे और उसके निपटारे की स्थिति अभी चिंताजनक ही है। हाई कोर्ट में लंबित मुकदमों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक कुछ माह पूर्व सुझा चुके हैं कि अगर कोई मामला 8 वर्ष से ज़्यादा समय से लंबित है तो उसकी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एड हॉक जज की नियुक्ति करनी चाहिए। एड हॉक जज की नियुक्ति करनी चाहिए अगर कोई 8 साल से ऊपर लंबित मामला है। एड हॉक जज की नियुक्ति एक संवैधानिक प्रावधान है। क्या? एड हॉक जज की नियुक्ति एक संवैधानिक प्रावधान है जिसका अभी उपयोग नहीं हो रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी ऐसे जजों की नियुक्ति का पूर्ण समर्थन कर चुका है। तो एड हॉक जज के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। वहीं गंभीर आपराधिक मुकदमों में जिला स्तर पर गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बड़ी राहत दे रही हैं। क्या? फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बड़ी राहत दे रही हैं। जाहिर है अदालतें जितनी जल्दी फैसले सुनाएंगी, पीड़ितों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा उतना ही मजबूत होगा, अपराधियों के हौसले भी इसी तरह पस्त होंगे। तो बहुत सारे उसमें न्यायालय अलग अलग प्रकार के ट्राइब्यूनल्स बताए हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं जो फैसले देते हैं। जैसे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की गठन करने की बात कर रही है यूपी गवर्नमेंट। फिर जो अध्यक्ष सचिव वगैरह होते हैं, या मोटर दुर्घटना ट्राइब्यूनल हो गया, पारिवारिक न्यायालय होते हैं, व्यावसायिक न्यायालय, अस्थायी लोक अदालत, तो ये पुलिस आयुक्त, डीएम भी जो है कुछ ना कुछ मामलों में जो है न्याय देते ही हैं। तो ये सारे कुछ संस्थाएं हैं जो विधिक फैसले वगैरह कभी कभी लेती हैं। तो जो प्रश्न पूछा गया था उन प्रश्न में हम देखें, जो खाप पंचायत है, खाप पंचायत जो फैसले कभी कभी गलत दे देती हैं, तो उससे विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने क्या निर्णय वगैरह दिए हैं उस पर हम थोड़ी सी करते हैं। खाप पंचायतें वास्तव में प्राचीन भारत की ग्रामीण न्यायिक संरचना का हिस्सा है। क्या? ग्रामीण न्यायिक संरचना का हिस्सा रही हैं खाप पंचायतें। इस प्रकार की पंचायत में एक गांव या कुछ गांव के लोगों द्वारा चयनित कुछ वृद्ध लोगों की सहायता से, क्या? वृद्ध लोगों की सहायता से गांव की परंपराओं, मान्यताओं आदि से संबंधित नियम कानून बनाए जाते थे, उनका पालन सुनिश्चित किया जाता था तथा उनके उल्लंघनकर्ता को सजा सुनाई जाती थी। यानी पहले से व्यवस्था ये खाप पंचायतें वास्तव में प्राचीन भारत की, क्या? प्राचीन भारत से ही प्राचीन भारत की ग्रामीण न्यायिक संरचना का हिस्सा रही हैं। इस प्रकार की पंचायत में एक गांव या कुछ गांवों के लोगों द्वारा चयनित, यानी चयन किया जाता है कुछ वृद्ध लोगों की सहायता से। क्या? कुछ वृद्ध लोगों की सहायता से नियम कानून वगैरह बनाए जाते हैं, उनका पालन सुनिश्चित किया जाता था तथा उनके उल्लंघनकर्ता को सजा सुनाई जाती थी। ऐसी पंचायतें संपूर्ण भारत में आज भी विद्यमान हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में इन्हें खाप नाम से जाना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ सब इसको खाप के नाम से जाना जाता है। जो स्थानीय हमारे न्यायालय रहती थी पहले प्राचीन ग्रामीण संरचना में, तो उनको इन क्षेत्रों में खाप कहा जाता है। परंतु ये प्राचीन व्यवस्था आज़ाद भारत में संविधान एवं कानून के दृष्टिकोण से वैधानिक नहीं रह गई हैं, क्योंकि खाप पंचायतों को कोई वैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ है। साथ ही इन्होंने बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश के हिसाब से भी अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव नहीं किया। इस कारण इन्होंने ऐसे निर्णय दिए जैसे कि प्रेम विवाह पर रोक लगाया। देखिए खाप पंचायत जो है, जिसका बहुत ज़्यादा कह लें कि क्रिटिसिज्म उसको झेलना पड़ा, उसके पीछे कारण क्या है, उसने क्या गलत फैसले दिए। जैसे प्रेम विवाह जो है, लव मैरिज, इस पर रोक लगाने का प्रयास किया। सामाजिक बहिष्कार जो है, सामाजिक बहिष्कार, ये बहुत ही बुरी चीज़ है, इसको भी उसने कई बार किया, सामाजिक बहिष्कार। सगोत्र विवाह पर रोक लगा दिया, अगर सगोत्र विवाह एक ही गोत्र के हैं तो उस पर रोक लगाने का प्रयास किया। महिलाओं के स्कूल एवं कॉलेज जाने पर रोक लगाई, उनके जीन्स पहनने तथा मोबाइल फ़ोन रखने पर रोक लगाया, जिसके कारण ये पंचायतें एक तो विवादित हो गईं तथा दूसरे अलोकप्रिय भी होती चली गईं। खाप पंचायतों के गैर कानूनी निर्णयों पर रोक लगाने के लिए हमारी जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, विधानमंडल,
कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, विधानमंडल यानी कि हमारी जो विधान बनाने वाली संस्था है, विधि बनाने वाली संस्था है, उन्होंने जो कदम उठाए उसको हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहला कदम, सुप्रीम कोर्ट, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सरकारों से यह सूचना मांगी है कि इन राज्यों ने ऑनर किलिंग, क्या ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, इसकी सूचना मांगी है। साथ ही कोर्ट ने राज्यों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विधि आयोग, हमारे जो विधि आयोग हैं, विधि आयोग ने ऑनर किलिंग पर रोक लगाने के लिए प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन ब्रैकेट इंटरफियरेंस विद फ्रीडम ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिल 2011 का ड्राफ्ट तैयार किया है। महाराष्ट्र सरकार ने समाज से बहिष्कृत किए गए व्यक्ति के संरक्षण यानी कि प्रतिबंध, बंदी और निवारण विधेयक 2016 कानून पारित करके जाति व खाप पंचायतों द्वारा सामाजिक बहिष्कार को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने जो है ये बहिष्कार वगैरह को गैर कानूनी घोषित किया है। इसके अलावा इस कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसे कानूनों के निर्माण की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, सरकार ने लोकसभा में स्वीकार किया कि खाप पंचायतें संविधान व नियम के विरुद्ध हैं। तो इस बात को उसने स्वीकार किया है कि खाप पंचायतें संविधान और नियम के विरुद्ध हैं, लेकिन ये कानून और व्यवस्था से जुड़ा मामला है जो कि राज्य सूची का विषय है। यानी खाप पंचायत जो है कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है और कानून व्यवस्था जो है होता है वो राज्य का विषय होता है, स्टेट लिस्ट में आता है। इसीलिए राज्यों को इस विषय में आवश्यक कदम उठाने होंगे। फिर अगला, जिला प्रशासन ने संबंधित जिलों में खाप पंचायतों पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कई जिलों में इस तरह की सभाओं को गैर कानूनी घोषित किया गया है, लेकिन इन निर्णयों के बावजूद खाप पंचायतों की गतिविधियों में कमी नहीं आ पाई है। इसके क्या कारण हैं? पहला कारण ये है, अरुमुगम सरवाई बनाम तमिलनाडु राज्य मामले 2011 में आया था। अरुमुगम सरवाई बनाम तमिलनाडु राज्य मामले 2011 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य ऐसे ही विभिन्न मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा इन्हें कंगारू कोर्ट मानकर, क्या कंगारू कोर्ट किसे माना जाता है? जो खाप पंचायत वगैरह हैं, तो इनको कंगारू कोर्ट की संज्ञा दी है, मानकर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। पर विधायिका ने इन्हें रोकने हेतु कोई कानून नहीं बनाया सिवाय ऑनर किलिंग के। यानी ऑनर किलिंग के ऊपर तो कानून बना था, खाप पंचायत के ऊपर कोई विशेष कानून नहीं बन पाया है। तो ये एक चुनौती रही है। दूसरा, कार्यपालिका एवं राजनीतिक दल अपने संकीर्ण हित तथा वोट बैंक की राजनीति के कारण इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि खाप पंचायत जो होता है वो मजबूत होती है, उनकी एक पकड़ होती है। खाप पंचायतों में सामाजिक रूप से प्रभावशाली लोगों की उपस्थिति होने के कारण इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी तेज नहीं होती। साथ ही कुछ मामलों में पुलिस खाप पंचायतों के आदेशों को लागू करने में सहायता भी करती है। भारत की पुरुषवादी मानसिकता, क्या पुरुषवादी जो मानसिकता है भारत के, तो भारत की पुरुषवादी मानसिकता तथा बहुत लोगों का अभी भी खाप व्यवस्था में विश्वास तथा डर इनके बने रहने का कारण है। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि खाप पंचायतें जैसे संविधानेतर प्राधिकरणों को समाप्त करने के लिए हमें पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करना होगा, लैंगिक समानता देनी होगी तथा लोगों के अंदर सामाजिक सशक्तिकरण की भावना उत्पन्न करनी होगी। विधायिकाओं को वोट बैंक की राजनीति से परे हटते हुए इस तरह की सभाओं को रोकने के लिए कड़े कानून पारित करने होंगे, जिसके प्रावधानों के तहत पुलिस और प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी होगी। देश की न्यायिक प्रणाली की कमियों को दूर करते हुए जमीनी स्तर पर लोक अदालतों के गठन को मजबूती देनी होगी। यानी ये खाप पंचायत को अगर हमें हटाना है तो इसके लिए हमें लोक अदालत को मजबूती देनी पड़ेगी, लोक अदालत को हमें मजबूती देनी होगी। देश की न्यायिक प्रणाली की कमियों को दूर करते हुए ज़मीनी स्तर पर लोक अदालतों के गठन की मजबूती देनी होगी, तभी खाप पंचायतें जैसी सभाओं को समाप्त किया जा सकेगा। तो ये था इस वीडियो का डिस्कशन, और उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोक अदालत जो है इस पर प्रश्न जो है इस साल बन जाए उत्तर प्रदेश के PCS एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।